अच्छा, जब मैं जा रहा हूँ अपने रिमोट कनेक्शन पर, न्यू डेव कंटेनर, अब यहाँ पर उसने मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दे दी, डॉट नेट, सी शार्प, नेक्स्ट जे एस, टाइप स्क्रिप्ट और माई एस क्यू एल है। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने सर्च किया पाइथन 3। अब इसका क्या मतलब है कि भाई तुम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, जो रिक्वायर्ड कोड है हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो तो तुम इंस्टॉल करो ही करो, उसके साथ पाइथन का कंपाइलर भी इंस्टॉल करो। और पाइथन 3 का मतलब है कि लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर, 3.12। फिर उसके बाद आ रहा है पाइथन विद पोइट्री, कि पाइथन इंस्टॉल करो, फिर पाइथन के आगे एक पैकेज है पोइट्री नाम से, वो भी इंस्टॉल करो। एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पाइथन एंड टाइप स्क्रिप्ट। इसमें वो क्या करेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इंस्टॉल करेगा डेव कंटेनर के अंदर, फिर पाइथन इंस्टॉल करेगा, फिर टाइप स्क्रिप्ट के जो भी कंपाइलर है वो इंस्टॉल करेगा। टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर नोड जेएस इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर वो सारी चीज़ें डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अच्छा, चूंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ एक पाइथन लिखा है, पाइथन डॉकर, पाइथन कैगल इमेज है, कैगल एआई के लिए यूज़ हो रही है, पाइथन के साथ एज्योर एसक्यूएल है, पाइथन के साथ डेटाबेस अगर आप जोड़ना चाह रहे हो पोस्टग्रेस एसक्यूएल, लॉट ऑफ इमेजेस आर देयर, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डेव कंटेनर। अब सारा सिस्टम जब हम लोग डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं तो सारी की सारी इमेजेस हमारे सिस्टम में नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम लोग सारी की सारी इंस्टॉल कर लेंगे हमारे अपने सिस्टम में तो एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे, और हमारा सिस्टम इतना कुछ अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ सिस्टम्स हैं जो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन सबके नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग जो रिक्वायर्ड है वही डेव कंटेनर बना रहे हैं। तो जब पहली दफ़ा डेव कंटेनर बनेगा तो वो टाइम लेगा ही लेगा, वो 10 से 15 मिनट लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम रिसोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। वो क्यों लेगा? क्योंकि उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाउनलोड करना है, उसको पाइथन भी डाउनलोड करनी है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं पाइथन को चलाने के लिए वो भी डाउनलोड करनी है उस डेव कंटेनर के अंदर। अब मैं पाइथन 3 नाम से एक डेव कंटेनर बना रहा हूँ, वैसे मेरा ऑलरेडी डेव कंटेनर के अंदर ही ओपन है। डॉकर रिमोट एक्सप्लोरर, यहाँ पर हमारे डेव कंटेनर्स आ रहे हैं जितने भी बने हुए हैं, और उसमें अब मैंने रात बनाया था अपना क्लास 1। जब वॉल्यूम्स आ गए, ओके, इंडिया से पाइथन 3, और हम लोग इसमें अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब वो मुझे वो बता रहा है सारी की सारी कि हम लोग डॉकर ऑन कर रहे हैं, डॉकर ऑन करते वक्त ये स्पेसिफिक टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सारी की सारी डिटेल मेरे यहाँ पर मेरे टर्मिनल पे शो कर रहा है। जब आप पहली दफ़ा बना रहे होगे तो वो डाउनलोड करते हुए भी क्या कर रहा है वो सारा यहाँ पर आपको मेंशन करेगा। लेफ्ट साइड पर ग्रीन में वो टाइम बता रहा है कि मुझे इतने मिली सेकेंड लगे ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ये काम करने के लिए इतना टाइम लगा। जैसे कनेक्शन स्टेबल हो गया उसने मुझे बता दिया कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। अब चूंकि कनेक्शन बन गया तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना कुछ कोड कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे अपनी पाइथन की एक फ़ाइल बनानी, पाइथन की फ़ाइल बनाते वक्त हमें पाइथन की फ़ाइल बनानी है। सबसे पहले मैंने क्लिक किया न्यू फाइल वाले आइकन पर, न्यू फाइल। अब उस न्यू फाइल को मैंने एक नाम दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट का नेम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC, अबू हुरैरा एंड सो ऑन, जो भी आप लोगों को नाम देना वो आप नाम दे सकते हैं। मैंने स्क्रिप्ट का नाम दे दिया। अच्छा, स्क्रिप्ट का नाम दे दिया, लेकिन अब हमारे सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि ये पाइथन की फ़ाइल है?
तो हमारे सिस्टम को बताने के लिए मुझे इसकी एक एक्सटेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी, डॉट पी वाई। जैसे ही मैं पी वाई लिख रहा हूँ तो मेरे सिस्टम को फौरन पता लग गया कि ये एक पाइथन की फाइल। जैसे ही मैंने पी वाई क्लिक किया, पी वाई लिखा है, तो उसने साथ ही लेफ्ट साइड पर एक आइकन बना दिया पाइथन का। और अब मैं पाइथन पर क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पाइथन आ गई। और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ से हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और पाइथन 3 फाइल नेम डॉट पाइथन हेलो। इसका मतलब है कि हमारा जो डॉकर था वो सही चला, फिर उसके बाद डेव कंटेनर था वो सही चले, और अब हमने जो कोड लिखा है वो भी सही तरह से एग्जीक्यूट हो गया। जिन लोगों का डॉकर वगैरह इंस्टॉल हो गया, डीएसएल वगैरह के इशू नहीं आ रहे, उन लोगों ने का यहाँ तक का प्रॉब्लम। डेव कंटेनर शो नहीं हो रहा, डेव कंटेनर शो नहीं हो रहा। ले मैं देख लेता हूँ। फाइल रिकॉग्नाइज नहीं हो रही कमांड देने के बाद, या 1 मिनट आप उधर ही बैठे में आ रहे। अच्छा, जब हम लोग कोड कर रहे हैं ना, कोड करते वक्त हम लोगों ने सिर्फ इस स्क्रिप्ट डॉट पी वाई को चेंज करना है। जो हमारी डेव कंटेनर डॉट जेसन है वो, या किसी और फाइल को हम लोग चेंज नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, जब हम इसको कोई भी कोड कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे ही मैंने अपने हेलो वर्ल्ड के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यानी थोड़ा सा कोड चेंज किया है, तो मेरी फाइल नेम के साथ जो क्रॉस बना आ रहा था वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि मेरी फाइल अनसेव है। उसने मुझे यहाँ पर भी डिनोट कर दिया है, और यहाँ पर भी मेरी फाइल, जहाँ पर फाइल्स एक्सप्लोरर है उसके साथ भी उन्होंने शो कर दिया कि एक फाइल आपकी अनसेव है। इस फाइल को मैं सेव करूंगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसको पाइथन 3 और स्क्रिप्ट डॉट पी। यहाँ तक हो गया तकरीबन सबका। यहाँ तक कोड प्रिंट करवाना आ गया हम लोगों को। तो कोई भी अगर हम लोग डाटा देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर तो वो प्रिंट कैसे हो। दोबारा दोबारा। विजुअल स्टूडियो के अंदर उसे रहते हुए रिमोट एक्सप्लोरर ये चल रहा है, तो राइट क्लिक करके क्लोज वर्क स्पेस। अगर नहीं यहाँ से करना तो ये वाला डेव कंटेनर, और यहाँ पर होगा क्लोज कनेक्शन का, क्लोज रिमोट कनेक्शन क्लोज कर। अच्छा, अब जब हम लोगों को डाटा, देखो पहले अब हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि डाटा डिफरेंट टाइप्स का डाटा। अगर हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं तो वो हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का डाटा है। अगर हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो वो हमारे पास उस डाटा टाइप को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल या स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे ये अब हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ना, तो ये स्ट्रिंग है। जहां पर भी अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, उस
या स्पेशल करेक्टर, उस डाटा को हम लोग स्ट्रिंग में ही लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होता है या गिटहब का यूज़र नेम कई लोगों ने रखा है, जैसे मेरा अपना यूज़र नेम है गिटहब का अबू हुरैरा 127। अब इवन तो इसके अंदर नंबर्स हैं 127, लेकिन स्टिल चूंकि इसमें करेक्टर्स आ गए हैं तो ये डाटा हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप में जाएगा। हम लोग दो डाटा टाइप्स को मर्ज नहीं करेंगे कि अबू हुरैरा स्ट्रिंग में चला गया और 127 अलग से नंबर डाटा टाइप में स्टोर करवाएंगे। हम वो पूरा का पूरा एक ही स्पेसिफिक उसके अंदर रखेंगे। अब जब हम लोग नंबर डाटा टाइप को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 127, ये स्क्रीन कास्ट मोड मैंने ऑन कर दिया। मैं जो जो की भी प्रेस कर रहा हूँ वो साथ साथ आपको स्क्रीन पर शो होती जाए। पाइथन स्क्रिप्ट, सॉरी पाइथन 3 स्क्रिप्ट डॉट py। अब मैंने जो नंबर था वो भी और जो स्ट्रिंग था वो भी उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं कोड में अपना थोड़ा सा डिफरेंस देखूं, कोड में थोड़ा सा चेंज ये है कि जब भी मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत है, और जब मुझे नंबर डाटा टाइप प्रिंट करवानी है फिर मुझे स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका मतलब है कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेटिकल डाटा या स्पेशल कैरेक्टर के साथ प्ले कर रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे तब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। दो डाटा टाइप्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल नंबर और स्ट्रिंग के दरमियान सिस्टम को नहीं पता। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो कंप्यूटर के लिए 127 एक स्ट्रिंग है। अब 127 बाय डिफॉल्ट तो हमें पता है ना कि नंबर, ये चीज़ हमें पता है 127 एक नंबर, लेकिन सिस्टम के लिए अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग ही रहेगा सिस्टम के लिए, हमारे कंप्यूटर्स के लिए। तो अगर हमें नंबर्स के साथ प्ले करना है, मतलब अगर प्लस माइनस करना है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते, मतलब हेलो वर्ल्ड में से माइनस वर्ल्ड करूंगा तो वो ये नहीं करेगा कि वर्ल्ड रिमूव कर देगा, वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन हमें नंबर्स में से प्लस माइनस करना पड़ सकता है। जैसे अगर हम लोग यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं तो उसकी एज कैलकुलेट करनी, या जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ योर दिस फ्रेंड, या 1 और 2 डेज लेफ्ट। गूगल कैलेंडर पर हमें एक दिन पहले वो नोटिफाई कर देता है कि भाई टुमारो इज़ द बर्थडे, जिस दिन भी हम लोगों ने वो उसके ऊपर अलार्म सेट किया हुआ होता है। तो अगर हम लोग नंबर डाटा टाइप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ प्लस माइनस कर सकते हैं और जो भी चेंजेस करनी है वो हम लोग कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूज़र की एज ले रहे हैं, एक साल बाद उसमें एक ऐड करना हमारे लिए नेसेसरी है, स्ट्रिंग में हम लोग एक ऐड नहीं करेंगे, कर सकते। तो ये अब हमें ख्याल रखना है कि जब हम लोग नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, और जब स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाना। अब जब हम लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हम लोग एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि जी यूज़र की डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज कैलकुलेट करेंगे, यूज़र से एक नंबर लेंगे, एक साल बाद उसकी एज में एक ऐड करेंगे, ये एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं बिल्कुल बेसिक सी, उसमें दो नंबर को ऐड करेंगे। जब भी हम लोग को ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व करनी, उस कैलकुलेशन के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए दैट शुड बी वेरी हाईटेक, मतलब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है? अब सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना है कि भाई हमें उसकी टेक्नोलॉजी की, जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग सीपीयू के थ्रू वो सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा लें। लेकिन अब चीज़ ये है, हमें देखना है कि भाई हम वो डाटा स्टोर कहाँ करवाएंगे, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है उसका काम डाटा स्टोर करना नहीं है। डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो हमारे हार्ड डिस्क में या रैम में स्टोर हो रहा है। हमारे पास
जो हम लोग मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें, या है हार्ड डिस्क या है रैम। हार्ड डिस्क स्टोर होती है परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए। परमानेंट डाटा स्टोर करने का मतलब है कि भाई मैंने अपने डाटा में एक फाइल, मतलब एक म्यूजिक डाउनलोड किया या एक मूवी डाउनलोड की या एक फाइल पाइथन की क्रिएट की, उसके बाद मैंने अपना सिस्टम शट डाउन कर दिया, और जब मैंने अपना सिस्टम दोबारा से ऑन किया एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो वो फाइल वहीं पर मौजूद है। रैम यूज होती है हमारा टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए। टेम्परेरी डाटा का क्या मतलब है? टेम्परेरी डाटा का मतलब है कि जो डाटा हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त परफॉर्म करेंगे, या जो डाटा हम लोग कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी प्रेस करके। अब मैं अपना सिस्टम शट डाउन कर दूंगा और दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, तो कंट्रोल वी करके मैं इसको दोबारा से कहीं पेस्ट नहीं कर सकता, वो डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमने कॉपी किया था वो स्टोर हुआ था इस रैम में। रैम डाटा स्टोर करेगा कब तक? जब तक सिस्टम शट डाउन नहीं होता या रैम शट डाउन नहीं हो। जैसे ही हमने रैम को शट डाउन कर दिया, रैम खत्म, डाटा खत्म। सिस्टम जब हम लोग दोबारा से ऑन करते हैं तो इस रैम में डाटा दोबारा से लोड होता है। अब इन दोनों में अगर हम लोगों को करना है, कोई डाटा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो हमने कहा कि भाई डाटा पहले हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर मुझे किसी की एज से कैलकुलेशन, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ से एज काउंट करनी है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं पहले स्टोर हो, फिर उसके बाद मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, ताकि ईयरली कर लूँ, मंथली कर लूँ, डेली कर लूँ। तो अब एक तो मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ हार्ड डिस्क में, दूसरा डाटा स्टोर कर सकता हूँ रैम। हार्ड डिस्क में स्टोर करूंगा तो वो परमानेंटली डाटा स्टोर हो जाएगा, और रैम में करूंगा तो वो टेम्परेली डाटा स्टोर हो। अब हार्ड डिस्क के ना कुछ ड्रॉबैक्स। हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन रैम। जो हमारी रैम है वो फास्टर है, वो फास्ट काम करती है। क्यों फास्ट काम करती है? क्योंकि वो पुराना डाटा साथ साथ रिमूव कर रही है। और जो हमारी हार्ड है वो हमारा स्लो काम करती है। इवन तो हार्ड के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास होती थी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव थी सबसे स्लोएस्ट हार्ड डिस्क। फिर उसके बाद आई एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एचडीडी से फास्ट थी, और चिप्स की तरह होती थी। चिप्स से मुराद है जैसे हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, मेमोरी कार्ड्स की तरह होती थी। मतलब थोड़ा सा बड़ा मेमोरी कार्ड होता था, लेकिन ये मेमोरी कार्ड की तरह होती थी, और डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू इसके अंदर स्टोर होता था, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू ही हम लोग इसके साथ गेट कर रहे। फिर उसके बाद आया हमारे पास M2 साटा, जो कि एसएसडी से थोड़ा सा फास्टर था। और अब जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है NVMe। अच्छा, कुछ बुक्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ही डिवीजन्स मिलेंगी हार्ड डिस्क की, HDD और SSD, और कुछ बुक्स में चारों मिलेंगे। अब इनका डिफरेंस क्या है, हमें ये समझना है। SSD, M2 साटा और NVMe, ये सारी की सारी चिप फॉर्मेट में आती है। चिप फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे हमारे मेमोरी कार्ड्स हुआ करते थे ना, अगर किसी ने मेमोरी कार्ड देखा है, उस तरह के फॉर्मेट में आती है। अगर आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह की होती है हमारी NVMe।
फिर ये लोड हो जाए। SSD भी इसी तरह है, M2 SATA भी ऐसे ही है कि वो मेमोरी कार्ड के फॉर्मेट में आ रही है, इसलिए वो सारी की सारी सॉलिड स्टेट ड्राइव में आ रही हैं। और जो हमारी HDD थी वो हमारी इस फॉर्मेट में आती थी और इसके अंदर मोटर लगी होती थी, वो मोटर घूमती थी और मोटर के घूमने से डाटा स्टोर हो रहा था और डाटा रिट्रीव हो रहा। अच्छा कर दिया। ये इस इमेज में ओपन इमेज इन म्यूट है। अच्छा, एक तरफ हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है और एक तरफ हमारे पास है SSD, जो ज़रा लेटेस्ट। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया कि भाई एक आर्म है और ये जो हमारा स्पिंडल है और ये प्लेटर्स हमारे घूम रहे होते थे, इनके घूमने से हमारा डाटा रिट्रीव या वो स्टोर होता था। अगर किसी ने CD रोम देखा है, CD चलाई है, तो वो CD भी जब हम लोग इंसर्ट करते थे CD रोम में तो उसके घूमने की आवाज़ आती थी, उसी के घूमने से सारे सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। अब SSD में क्या हुआ, SSD में डाटा जैसे मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे कि कैसे स्टोर हो रहा है कैसे नहीं। जैसे SSD मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्मेट में, इसी तरह SSD में स्टोर हो रहा है। अब SSD, NVMe और M2 SATA तीनों तकरीबन एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं मेनली। अंदर टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं और स्पीड चेंज हो रही है। इस वक्त सबसे फास्ट जो है वो NVMe है, लेकिन इस NVMe से भी स्टिल फास्ट हमारी रैम है। इसीलिए हमारी जो रैम का रिसोर्स है वो मोस्ट एक्सपेंसिव, अब भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। हम लोग 1 टेराबाइट की अपने लैपटॉप में हार्ड तो लगवा लेंगे, चाहे SSD लगवा रहे हैं चाहे NVMe लगवा रहे हैं, 1 टेराबाइट रैम नहीं लगवाते। 1 टेराबाइट का मतलब है 1024 GB। अब मेरे इस लैपटॉप में 1 टेराबाइट की NVMe तो लगी है, लेकिन रैम 32 GB है। मोबाइल फ़ोन में भी देख रहे हैं अगर हम लोग, तो यही डिवीजन आ रही है कि 64 हमारी हार्ड डिस्क हो जाएगी, 128 हार्ड डिस्क है, लेकिन रैम कितनी है, 4 GB, 6 GB, 8 GB, मैक्सिमम 12। क्योंकि रैम हमारा रिसोर्स बहुत एक्सपेंसिव, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी उतनी एक्सपेंसिव यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से वो फास्टर है, क्विकर काम कर रहा है और टेम्परेली डाटा स्टोर कर रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, हमें डाटा रैम के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। दो तरह से डाटा स्टोर हो रहा है, एक फिक्स डाटा स्टोर होता है। फिक्स डाटा का मतलब है कि भाई मैंने ईमेल और अपना पासवर्ड दिया और वो फेसबुक ने अपने पास स्टोर कर लिया। अब वो फिक्स उन्होंने स्टोर कर लिया, अब वो अगर वो रैम में स्टोर कर रहे हैं तो वो तो मेरा डिलीट हो जाएगा जब मैं सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ। अब वो मेरी हार्ड डिस्क में या वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर, एक है जो हमारे रैम में स्टोर होता है। रैम में क्या स्टोर हो रहा है, नोटिफिकेशंस। जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशंस भी रीलोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर मैं अपना लिंक्डइन रीस्टार्ट करूँगा तो ये रीस्टार्ट हो रहा है, और अब नोटिफिकेशंस और ये जो पोस्ट्स हैं, ये जो पोस्ट आ रही है यहाँ पर, ये एरिक रॉबी की पोस्ट आ रही है और डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, ये चेंज हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पर भी अगर हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो क्यों चेंज हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम से, या जो हमारा इंस्टाग्राम है वो वहाँ से डाटा ला के हमारे सिस्टम में जब डाटा आता है, हमारे सिस्टम में डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होने के बजाय हम लोग रैम में स्टोर करते हैं, ताकि वो डाटा परमानेंटली स्टोर ना हो, हम लोग वो डाटा कंज्यूम करें और उसके बाद वो डाटा ख़त्म हो जाए। जब हम लोग दोबारा इस एप्लीकेशन पे हैं तब वो डाटा दोबारा से स्टोर हो। अब इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम लोग रैम के अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि रैम में डाटा क्यों स्टोर करवाना है हम।
जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है तो डाटा रैम में स्टोर होगा, अदरवाइज डाटा हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ हो। हम लोग वो लोड करेंगे क्वेरीज लगा के, कोड करके कि भाई हार्ड डिस्क से डाटा लेके आओ, मुझे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। रैम ब्लॉक, अच्छा हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी रैम लगी हुई होती है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छा ये हमारे रैम का ये। अच्छा ये तो वो है जो हम लोग हार्डवेयर के तौर पे उसको देखते हैं। अब इसके अंदर कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, अब वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। वो समझने के लिए हम लोग इस इमेज पर आते हैं और ओपन इमेज इन, जो हमारी रैम है ना, जो कि हम लोग डाटा ला के रैम में स्टोर कर रहे हैं। अब चूंकि डाटा ला के रैम में स्टोर कर रहे हैं तो रैम के अंदर जो कहीं पर भी हम अगर डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की बात करें इस ऑडिटोरियम की, तो अगर मुझे यहाँ पर लाके कोई चीज़ स्टोर करनी है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं सामान लाऊं और यहाँ पर धड़ाधड़ फेंकता जाऊं, और एक ऑप्शन ये है कि भाई मैं यहाँ पर रैक्स बनवा लेता हूँ और उस रैक के अंदर सारा डाटा रख देता हूँ, मतलब अलग अलग अलग, ताकि मुझे जब गेट करना हो तो मैं इजीली गेट कर सकूँ। इसी तरह अगर हम लोग एक किचन की एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम लोग सारा खाना ला रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिर्चें ला रहे हैं, नमक ला रहे हैं, कोई राशन की और चीज़ ला रहे हैं, आटा चावल। अब वो अलग अलग बॉक्सेस या अलग अलग रैक्स में रखने की बजाय हम लोग सारा इसी तरह बस उंडेलते जा रहे हैं। भाई आया बोरा खोला और गुड टू गो, शॉपर में नमक था, नमक खोला, नमक फेंक दिया, सारा अब सारा कुछ मिक्स हो गया। अब मुझे अगर उसमें से चावल निकाल के चावल बनाने, बिरयानी बनानी, तो अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि भाई पहले मैं उसमें से चावल कैसे इकट्ठे करूँगा, फिर उसमें से मैं सॉल्ट कैसे निकालूंगा, डिफरेंट जो भी स्पाइसेस यूज़ करने हैं या और जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो मैं कैसे उसमें से सेपरेट करूँ। तो इसका मतलब है कि भाई मुझे जब भी कोई चीज़ स्टोर करनी है, उसको किसी ना किसी तरह मुझे स्पेसिफिक सेट के अंदर स्टोर करना, स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर स्टोर करना, ताकि मैं उसको इजीली गेट कर सकूं। क्योंकि मैं उसको इजीली गेट करना चाह रहा हूं तो इसलिए मुझे उसको डिफरेंट रैक्स के अंदर डिवाइड करना पड़ रहा है किचन के अंदर। यहाँ पर भी हम लोग अगर चेयर्स नहीं लगी हैं तो नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे सारे आके। अब जब नीचे बैठ रहे हैं तो फिर कोई तरतीब नहीं होगी। अब चूंकि चेयर लगी हैं तो सबको पता है चेयर पर बैठने दरमियान में गुजरने का रास्ता है। जब हम लोग वैसे ही आके बैठना शुरू कर देंगे अपनी मर्जी से, तो फिर कोई गुजरने का रास्ता, कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा नहीं। तो इसी तरह रैम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, जैसे इस इमेज के अंदर हमें शो हो रहा है। ये ब्लॉक्स बने जिनके अंदर हमारा डाटा जाकर स्टोर हो, एक ब्लॉक के अंदर एक डाटा। इसी तरह हमारा डाटा शो, मतलब डिफरेंट डाटा हमारे स्टोर होते रहेंगे। अच्छा अब चूंकि ब्लॉक तो बने हुए हैं, लेकिन रैम की एक खासियत ये है कि ये डाटा रैंडमली स्टोर करता है। रैंडमली स्टोर करने का क्या मतलब है कि अब ये ब्लॉक्स बने, इन ब्लॉक्स का हर एक का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब जैसे चेयर का नंबर होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 एंड इसी तरह पूरे एंड तक चेयर का एक नंबर बन जाएगा, हम बोल देते हैं कि वो चेयर का एड्रेस है। इसी तरह रैम के ब्लॉक्स का भी एड्रेस है। अब रैम डाटा इस तरह स्टोर नहीं करवा रहा कि भाई पहले ब्लॉक में डाटा स्टोर करवाया, दूसरा खाली है, दूसरे में करवा दिया, फिर तीसरे में करवा दिया, फिर चौथे में एंड सो ऑन। वो इस तरतीब के साथ नहीं चलती, ये चलती।
रैम कैसे वर्क करती है, रैम ने देखा कि भाई मैंने इस ब्लॉक में डाटा स्टोर करवाना है, डाटा ब्लॉक खाली है, उसने स्टोर करवा दिया। वो तरतीब नहीं देखता, वो पहला ब्लॉक मतलब वो पहला डाटा फर्स्ट ब्लॉक में भी करवा सकता है, दूसरा एंड पर भी करवा सकता है, तीसरा मिडिल में करवा सकता है, चौथा सेकंड ब्लॉक में करवा सकता है। कोई तरतीब नहीं है इसके अंदर। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन किया कि मैंने भी बात की ना कि वो एक डाटा यहाँ स्टोर करवा रही है, एक डाटा वहाँ स्टोर करवा रही है, तो वो कैसे डिसाइड करता है। अच्छा, वो डिसाइड ये कर रहा है कि भाई ये डाटा आया, ये मैंने कहीं भी स्टोर करवा दिया बस। अब वो रेलिवेंट है नहीं रेलिवेंट, वो उसको उसका सर दर्द नहीं। अब जब मुझे रैम में डाटा स्टोर करवाना था, रैम में डाटा स्टोर कैसे होता है ये भी मुझे पता लग गया, रैंडमली डाटा स्टोर हो। इसका मतलब है कि भाई मुझे, मेरे पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक कबर्ड बनी हुई है, उस कबर्ड के सारे रैक्स के ऊपर एक एक नंबर लगा हुआ। अब मैं बाहर से कोई चीज़ लाया हूँ, वाटर बॉटल लाया हूँ या मोबाइल फ़ोन लाया हूँ, माइक लाया हूँ, कोई भी एक चीज़ लाया हूँ, अब मुझे उसमें किसी भी रैक में मैं रख सकता हूँ। कोई भी रैक खोलूंगा, उसमें जाके मैं देखूंगा एम्प्टी है, उसमें जाके अपना सामान रख दूँ। और फिर मुझे उस रैक का नंबर याद करना कि भाई इस रैक में मेरा डाटा स्टोर था, और अब मुझे वहाँ से डाटा गेट करना है और मुझे वहाँ पे स्टोर करना, मतलब अब मुझे यूज़ करना है, तो मुझे वो नंबर याद करना पड़े। मतलब अगर अब मेरी जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ वो 50 ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर कर रहा है, तो मुझे 50 नंबर याद करना है। 50 ब्लॉक्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, तो मुझे 50 नंबर याद रखने हैं कि भाई दिस दिस ब्लॉक में मेरा डाटा स्टोर हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि भाई हम लोग नंबर नहीं याद रख सकते। नंबर एक तो हमारे लिए नंबर इतने ज़्यादा याद रखना पॉसिबल ही नहीं। नंबर दो कि भाई ये हर दफ़ा डाटा अलग जगह स्टोर करता है। रैम ने कहीं कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने तुम्हारा डाटा यहाँ स्टोर किया था, अब मैं दोबारा भी यहीं स्टोर करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिंक्डइन चलाया आपके सामने, उसने पहले 3 ब्लॉक्स में उसका डाटा स्टोर कर दिया। अब मैंने बंद करके दोबारा चलाया, अब मुझे नहीं पता कि किस स्पेसिफिक ब्लॉक में वो डाटा स्टोर। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम था डेवलपर के लिए कि भाई रैम में डाटा तो जा रहा है, लेकिन जब डाटा गेट करना, वो गेट कैसे करना, क्योंकि नंबर्स हमें इतने एक तो वैसे ही याद नहीं रहते, ह्यूमन नेचर है। दूसरा ये कि वो नंबर भी बार बार चेंज हो रहे हैं। अब जब नंबर चेंज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर कोड क्या करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई रैम में ये डाटा स्टोर कर दो, मेरा यूज़र नेम है गिटहब का, तुम ये रैम में स्टोर कर दो। रैम के उसने एक ब्लॉक था, हैश, एक ब्लॉक आया फॉर एग्जांपल x1 2 3 4 7, इस स्पेसिफिक जो ब्लॉक का नंबर था उसमें जाके उसने स्टोर कर दिया। फिर मैंने एप्लीकेशन बंद की और दोबारा चलाई, अगली दफ़ा वो आया 1325, जो भी है 253, इसमें स्टोर कर दिया। अगली दफ़ा दोबारा बंद करके दोबारा चलाऊंगा, वो फिर चेंज कर देगा। बंद करके दोबारा चलाऊंगा, वो फिर चेंज कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर रैम में से वो डाटा निकाल के प्रिंट कर, तो इसका मतलब है कि मैं रैम का ब्लॉक नंबर तो यहाँ पर नहीं लिख सकता, क्योंकि पहली दफ़ा लिखूंगा तो वो डाटा एग्जीक्यूट हो गया, वेरी गुड। दूसरी दफ़ा लिखूंगा डाटा कहीं और स्टोर हुआ, तो वो प्रॉब्लम आ गया। उस ब्लॉक में किसी और एप्लीकेशन का डाटा स्टोर था, वो चल जाएगा, क्योंकि जो जो एप्लीकेशन डाटा लोड कर रही है कैलकुलेशन के लिए, वो डाटा रैम में ही आके स्टोर हो। whenever we have to do any calculation, we save data in RAM। ब्लॉक के अंदर
अच्छा, ये जो ग्रे कलर का आप सेल बात कर रहे हो, मैं ग्रे वाले को ब्लॉक बोल, हर सेल का अपना अपना एड्रेस है, सेल कह लें ब्लॉक कह लें, मैं इसको ब्लॉक एड्रेस कर, कि हर ग्रे वाले का अपना एड्रेस है, एक ग्रे वाले के अंदर हम अपना एक डाटा स्टोर करवा रहे हैं। अब जब हमें ये डाटा गेट करना था, ये प्रॉब्लम आ रही, तो फिर डेवलपर्स ने क्या किया, डेवलपर कहते हैं कि भाई आप लोग एक काम करो कि इंग्लिश लाइक करेक्टर में कोई नाम रख लो इसका नेम, जैसे मैं कहूँ जी नाम। अब उन्होंने हमें यह कह दिया कि भाई रैम में जहां पर भी डाटा स्टोर होगा, जो भी आपने जो भी एड्रेस होगा ये वाला, उसको हम खुद ही फाइंड कर देंगे बैकएंड पर इस स्पेसिफिक नाम से या इस स्पेसिफिक नेम से। जो भी आप नेम रखोगे कि जिस नेम से आपने डाटा स्टोर करवाया, उस नेम के साथ हम खुद ही पीछे वो एड्रेस बाइंड कर देंगे। चेंज हो गया नहीं चेंज हुआ वो हमारा सर दर्द, बाइंड करना आपका सर दर्द नहीं, बाइंड करना हमारा सर दर्द है। वो जितनी मर्जी दफा चेंज होता रहे वो बाइंड हम करते रहेंगे। अब जब उन्होंने बाइंड कर दी तो हमारे लिए ये तो आसानी होगी कि हमने डाटा रिसीव कैसे करना है। डाटा रिसीव कैसे करना है कि भाई मेरे पास तो ये नाम आ गया, मैं इसको नेम को प्रिंट में लिख दूंगा, डाटा आ जाएगा। अब हमें उन्होंने कहा कि भाई जब आप ऐसे कर रहे हो तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि उसका नेम क्या है जिससे आप रैम में स्टोर कर रहे हो और वैल्यू क्या है। तो आप एक काम करो, दरमियान में ना इक्वल का सिंबल लगा लो। इक्वल के सिंबल से क्या हो रहा है कि इक्वल के सिंबल के राइट साइड पर जो वैल्यू, वो वैल्यू वो है जो हम रैम में सेव करवाना चाह रहे हैं, और लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है वो है जिस नाम से सेव करवाना चाह रहे हैं। अब हमने उस ब्लॉक का एक स्पेसिफिक नाम रख दिया जहां जाके डाटा सेव होगा। डाटा सेव हो रहा है 1 to 3 ब्लॉक में, ऑटोमेटिकली 1 to 3 ब्लॉक एड्रेस आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जिस मर्जी ब्लॉक में जाके या जिस मर्जी सेल में जाके हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, वो वहां से हमारा ऑटोमेटिकली इस नेम के साथ बाइंड कर देगा। जब भी हम ऐसे डाटा स्टोर करवाते हैं ना, वो डाटा स्टोर होता है वेरिएबल्स के फॉर्मेट में। जैसे हम लोग अगर हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करवाना तो वो कैसे स्टोर करवाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल के अंदर अपना डाटा लिख देंगे। अगर मुझे अपना डॉक्यूमेंट बनाना है माई सेल्फ ऐसे लिखना है, तो मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा या वर्ड का डॉक्यूमेंट फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर वो ऐसे लिख दूंगा और वो सेव हो जाएगा। अब अगर मुझे रैम के अंदर डाटा स्टोर करवाना है तो मुझे फाइल नहीं बनानी, मुझे वेरिएबल बना। वेरिएबल कैसे बनता है, वेरिएबल ये बनता है, ये हमारे सिंटेक्स लाइन नंबर 4 पर जो मैंने वेरिएबल जो कोड लिखा, एक हमें नेम देना है और एक हमें वैल्यू देनी कि भाई मेरे लिए जाकर रैम में जगह रिजर्व करो, उस जगह का नाम तुमने ये रखना है और उस जगह में जाके ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दो। रैम में जगह रिजर्व की, उसका नाम ये रख दो, उसके अंदर ये वाली वैल्यू सेव करो। अब मुझे अगर ये वाली वैल्यू गेट करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे रैम के उस ब्लॉक तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर ये वैल्यू सेव है। अब रैम के उस ब्लॉक तक पहुंचने के लिए मेरे पास जरिया है ये नेम, वो कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट। और अब अगर मैं चलाऊँ इसको और यहाँ पर इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं, टर्मिनल कर देता हूँ पाइथन 3/स्पेस script.py। तो अब हमारा जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे थे हेलो वर्ल्ड, वो भी एज इट इज प्रिंट हो गया, नंबर भी एज इट इज प्रिंट हो गया, और जो डाटा रैम में सेव करवाया था वो भी एज इट इज प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि भाई आज हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है कि रैम में डाटा स्टोर कैसे करवाते हैं। हार्ड डिस्क में तो हमें आ ही रहा था, तो अब रैम का भी हमने लर्न कर लिया। रैम में डाटा स्टोर कैसे करवाना है कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे जो भी हम करना चाहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और लाइन बोल देता हूँ, माई गिटहब
यूज़र नेम इज़, अब मैं दोबारा से इसको चला के देख लेता हूँ। क्लियर 3 script डॉट माई गिटहब यूज़र नेम। अच्छा, अब ये जो हमारी प्रिंट वाली लाइन है ना, वैसे तो नॉर्मली जब भी हम लोग कोड कर रहे होंगे तो हम लोग कोई भी डॉट भी लगाएंगे ना, तो हम लोग उस पर भी बहस करेंगे कि भाई डॉट लगाए क्यों है आपने यहाँ पे। अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही ना कि सर आपने यहाँ पे डॉट क्यों लगाया, तो आपने हैंड रेज कर देना कि सर आपने यहाँ डॉट ही क्यों लगाया, यहाँ पे ये क्यों लगाया, यहाँ पे ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, तो ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये बैकएंड पर कैसे काम कर रही है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करें, क्योंकि आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तब हमें इस प्रिंट लाइन का समझ आएगा कि ये कैसे काम कर रही है। लेकिन चूंकि अभी हमें ज़रूरत है तो हम इस लाइन को रटा मार लेंगे। रटा कैसे मारेंगे कि भाई सबसे पहले हमें स्मॉल केस में लिखना है प्रिंट, राउंड ब्रैकेट लगानी है, अगर वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवानी है इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, नंबर है तो नंबर लिख देंगे, अगर कोई रैम में वैल्यू पड़ी है तो रैम के में वैल्यू का जो नाम रखा था वो नाम उठा के वहां लिख देंगे। ये फिलहाल हम लोग रट्टा लगा लेंगे। ये रट्टा लग गया। अब लाइन नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम कि हाउ इज इट वर्किंग, रैम में कैसे डाटा जा रहा है, रैम में क्यों डाटा जा रहा है, रैम में डाटा क्यों स्टोर कर रहे हैं, ये जो भी काम, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? जी जी। नहीं, जो रैम के सेल्स बने हुए हैं वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। वो किस बेस पर बने हैं? वो बने हुए हैं साइज की बेस पर। साइज के यूनिट्स पता है किसी को? मैं बताता हूँ। जैसे हमारे हम एक जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो है कि जी जीबी, इतने जीबी रैम है मेरे मोबाइल में या इतने जीबी रैम है मेरे लैपटॉप में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 8 GB की। 8 GB रैम। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज जीबी। और जीबी तक हम लोग पहुंचे कैसे, ताकि हम लोग को ये समझ आए कि भाई हमारा ये जो डाटा है, ये वेरिएबल है, ये बन कैसे रहा। हमारे सिस्टम को पहले दिन हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे कंप्यूटर को समझ आ रहा है 0 या 1, इसके अलावा हमारे कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे सिस्टम को ये समझ आ रहा है। अब इसको स्टोर करने के लिए ना हमारे पास रैम में जो यूनिट है वो है बिट। 0 1 को स्टोर करने के लिए। अच्छा, एक बिट एक करेक्टर को स्टोर करेगी, चाहे वो 0 है या 1, इन दोनों में से भी एक को, 0 या 1 एक बिट के अंदर एक ही आएगा। और बिट हमारे पास कह लें कि बिट इज द एटम ऑफ स्टोरेज। बिट की आगे कोई डिवीजन नहीं, उसके अंदर एक ही आएगा और वो भी बाइनरी।
अच्छा, बिट के बाद आता है बाइट। एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट होते हैं। 8 बिट्स। इट मीन्स 8 बिट्स। इट मीन कि हम लोग इसके अंदर 801 स्टोर करवा सकते हैं। 8 zeros या 8 ones या कम्बिनेशन। उन्हीं कम्बिनेशन के थ्रू हम लोग नंबर बना रहे हैं, उन्हीं कम्बिनेशन के थ्रू हम लोग करेक्टर बना रहे हैं या स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो ये जो हमारा एक स्पेसिफिक सेल है, ये 1 बाइट का एक सेल। ये जो हम लोग नंबर बना रहे हैं वो इस ऑब्वियसली बात है कि इसी कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। तो जब 8 बिट्स मान रहे हैं, वो 1 बाइट का एक, सॉरी, एक सेल, वो नंबर आके एक सेल को रिजर्व कर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है केबी, किलो बाइट। किलो बाइट मीन्स 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। If you have 1 KB of RAM, you can store 1024 numbers or characters. देन हमारे पास जो यूनिट आता है वो है MB, जिसे हम मेगाबाइट बोलते हैं। 1 MB इज इक्वल टू 1024। और 1 GB, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोल रहे हैं, या इज इक्वल टू 1024 MB। जी, एक मिनट, 2 और 2 करेक्टर्स है ना। इन 2 करेक्टर्स की अगर हम लोग 10 पर पावर लें, तो हमारे पास ये आ, उसी की बेस पर आगे वो मूव कर। टू के बाद यहाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बिट, ये सबसे पहले आएगा 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 3, ये आ जाएगा 8 बिट्स। उसके बाद यहाँ से 10, तो ये आ जाएगा दिस। अब ये 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग इसको 2 रेस्ट पावर
20 कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है। अब इसका मतलब है 1 MB के अंदर इतने बिट्स बाइट्स। 1 MB के अंदर इतने बाइट है। 1024 शेयर करने के लिए। अगर हम लोगों ने फिजिक्स में भी, हम लोग जो फिजिक्स बैकग्राउंड से आए हैं, तो उन लोगों ने वो यूनिट्स पढ़े होंगे प्रीफिक्सेस में। तो वहाँ पर भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास ये जो किलो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को नॉर्मली, लेकिन अगर हम लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ 2 raised to power 10, और वो हमारे पास 1024 आ। इसी तरह फिर आगे हमारे पास MBs हैं और GBs। और अगर मैं ले रहा हूँ 1024 raised to power 30, 1 GB के अंदर इतने बाइट्स। मतलब कि 1 GB के अंदर इतने सेल बने हुए होंगे, एक एक बाइट के। अब अगर हम लोग एक इमेज एडिट करने के लिए अपने फ़ोन में ओपन करते हैं या लैपटॉप में ओपन करते हैं, इमेजेस हम लोग अपनी एडिट कर रहे हैं, को ब्राइटनेस सेट कर रहे हैं, सो ऑन, तो वो एडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब ओपन करते हैं इमेज, तो अगर वो इमेज 5 MB की है, किसी अच्छे फ़ोन से खींची है तो 5 MB की तो इमेज है, 5 से 6 MB की। जब बड़ी भी हैं, मतलब 15-15 MB की, 25-25 MB की भी इमेज है, अब तो खैर इससे बड़ी भी हैं, लेकिन अगर हम लोग 5 MB की इमेज एक ले, तो इसका मतलब है कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो देखो कितने बाइट रिजर्व करेगा, कितने सेल रिजर्व कर लेगा। कैसे पता लगेगा कि 2 raised to power 20, यह है 1 MB के बाइट्स। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। 5.5 मिलियन, और उसके बाद 5+ मिलियंस वो बाइट रिजर्व कर ले एक इमेज। सिर्फ जब वो इमेज लोड हो रही है एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जब हम लोगों ने एक इमेज को लोड किया तो उसने इतने बाइट्स को रिजर्व कर लें। फिर अच्छा, फिर जब हम लोग अपना को काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है अनडू रीडू, दैट टू आर स्टोर्ड इन रैम, बिकॉज वंस वी क्लोज द एप्लीकेशन एंड री ओपन इट वी कैन नॉट अनडू। वो रैम में स्टोर होता है और वो एप्लीकेशन के साथ ही खत्म, वो डाटा डिलीट। अब ये जितनी इतनी तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इमेज ने ली है, फिर अनडू रीडू वाले ऑप्शन कितनी स्टोर कर रहे हैं। और इसी तरह अगर वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बने हैं तो वो कितने ले रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग कोई पुराना मोबाइल चला रहे हैं जिसकी रैम 2 GB के आसपास है, तो अगर किसी के पास ऐसा फ़ोन है तो वो टिकटॉक चलाएगा तो थोड़ी देर बाद टिकटॉक हेल्ड होने, ये मोबाइल हेल्ड होने लग जाएगा, चाहे अगर आपने न्यू भी लिया है तब भी। वो क्यों हेल्ड होने लग जाएगा? क्योंकि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस जो आ रही हैं वो 100 MB 200 MB की है। वो जैसे ही आपकी रैम फिल हो जाएगी, उसको नया डाटा स्टोर करने के लिए जगह नहीं मिल रही। जब आपके मोबाइल को, आपके सिस्टम को रैम में
डाटा स्टोर करने के लिए जगह नहीं मिल रही तो आपका सिस्टम हेल्ड हो जाए। अक्सर हमारे लैपटॉप से मोबाइल हेल्ड हो जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि किसी वजह से हमारी रैम फुल हो गई। मतलब और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि रैम फिलअप हो गई। अब यहाँ पर ये हिस्ट्री आ रही है, मैंने क्लोज किया, कैलकुलेटर एप्लीकेशन दोबारा ओपन की, हिस्ट्री डिलीट। क्यों? क्योंकि ये रैम में स्टोर हो रही थी। जैसे ही मैंने कैलकुलेटर एप्लीकेशन बंद की, इस एप्लीकेशन का रैम में जितना डाटा था वो भी डिलीट। ओके, अब हम लोग करते हैं जी। अब हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का डाटा तो अपने रैम में स्टोर करवा के देख लिया। नाउ लेट्स डू फॉर एज, कि भाई मेरी एज है लेट्स से 21 ईयर्स। अब मुझे प्रिंट एज, 3 स्क्रिप्ट द एज। नाउ वी कैन गेट द एज। इस वक्त ठीक है। अच्छा, इस वक्त रैम में स्टोर नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त तक रैम में स्टोर है जब तक हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने का मतलब मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। एज इज, अच्छा अगर हम लोगों को अपने टर्मिनल पर दो आउटपुट्स इकट्ठे देखनी है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि माई एज इज, एक तो वो डाटा जो रैम में स्टोर्ड, डाटा स्टोर्ड इन रैम, द अदर इज एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग। मतलब अगर हम लोग यूज़र से उसकी एज ले रहे हैं तो हम लोग उसको, यूज़र को ये नहीं कहेंगे ना योर एज इज़ दिस। यूज़र ये एंटर नहीं करेगा कि भाई माई एज इज़ 21। यूज़र जस्ट अपनी एज एंटर करेगा। जब यूज़र अपनी सिर्फ एज एंटर करेगा तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें खुद से ऐड कर, जस्ट लाइक हमारे फेसबुक पे हो रहा है कि भाई फेसबुक आपको नोटिफिकेशन कर रहा है, दे रहा है कि भाई आपके फ्रेंड का बर्थडे है, नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है टुमारो, नेम्ड हसन। अब हसन ने ये मैसेज खुद नहीं लिख के दिया फेसबुक वालों को कि भाई तुमने एक काम करना है, हसन बर्थडे इज टुडे, विश हिम और मैसेज। हसन ने ये मैसेज खुद नहीं लिख के दिया। अब ये मैसेज फेसबुक वालों ने खुद लिखा, वो कैसे लिखा है? वो ऐसे ही लिखा, दे स्टोर्ड द डेट ऑफ बर्थ, calculate his age, and then printed the message. Your age is, my age is, its birthday, any other message. Now, what if sorry, script dot py। अच्छा, जैसे ही मैं एक कमांड रन करता हूँ, चंद एक मिली सेकेंड के लिए मेरा जो सिस्टम है वो इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, जब तक ये अगली लाइन लिखी नहीं आ रही वी एस कोड वाली। वो थोड़ी देर के लिए वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, तो सिर्फ उतने टाइम के लिए ये डाटा जाके रैम में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अनसेव्ड, जितनी भी अनसेव्ड चीजें हैं वो रैम में स्टोर्ड है, रैम में स्टोर।
इस बता, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर एक कोई भी एक लाइन लिख रहा हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रैम में स्टोर होती जा रही, ठीक है। अब डेवलपर ने, जिसने ये हमारी एप्लीकेशन बनाई है, उसने एक कोड कर दिया है कि जब भी कोई बंदा कंट्रोल एस या फाइल को सेव करेगा, तब रैम में बेशक रहे लेकिन हार्ड डिस्क में स्टोर कर दें। फाइल का एक वेरिएबल होगा बिल्कुल। अब वो फाइल का वेरिएबल कौन बना रहा है? ये वी एस कोड बना रहा है। वो वी एस कोड का वेरिएबल कौन बना रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, हेलो हेलो हेलो। हर लैपटॉप में लग जाए। ये मेरे वाला विंडोज़ लैपटॉप है और इसमें एन वी एम ई लगी हुई है, 1 टेराबाइट की। नॉर्मली हम लोग रिकमेंड नहीं करते इतना एक्सपेंस करना, जैसे मैंने किया कि 1 टेराबाइट की एन वी एम ई लगवा ली है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 128 या 256 GB की, 128 और 256 की एन वी एम ई एस एस डी, जो भी आपका बजट है उस लिहाज से आप एस एस डी या एन वी एम ई लगवा लो। बाकी डाटा स्टोर करने के लिए आप, अगर मतलब इतनी इनफ होती है, 256 GB। मैक लेना हो तो, मैक डिपेंड करता है आपके बजट पर। क्योंकि मैक अगर लेना है, मैक मैं कह दूंगा कि भाई M2, वैसे तो सर नवीद के पास M2 प्रो है। हाँ, M2 प्रो है। वो उन्होंने 8 लाख का लिया था 16 GB रैम के साथ। तो मैं, मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, अगर आपके पास M2 चिप है उसकी तो वो इनफ है। या M1 की भी अगर है, M1 प्रो है, M1, M1 प्रो, हाँ M1 प्रो है तो वो एग्जीक्यूट करेगी उसकी रैम। अच्छा, अब ये एक इनपुट फॉर्म बना हुआ है यहाँ। यहाँ पर मैं अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एन एस्टिमेट। अब ये जो मैंने अपना डाटा यहाँ पर इनपुट कर दिया, इसके पीछे जब मैंने वेबसाइट बनाई थी ना, ये मैंने वेरिएबल्स बना दी कि यहाँ पर जो डाटा लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो। अब वो वेरिएबल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग थोड़ा सा ना अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को भी स्टोर करते हैं ताकि हमें आइडिया हो इस। गेट्स, अच्छा, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो थोड़ा सा और तरीके से डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, ये पाइथन में नहीं, ये जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन हमें सिर्फ आइडिया लेना है तो हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज, जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती हैं, कुछ सिंटेक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स है कि भाई नेम शुरू में एम्प्टी, ईमेल शुरू में ये,
फोन शुरू में एम्प्टी, मैसेज शुरू में एम्प्टी, ये वेरिएबल मैंने बना ली, ये वेरिएबल बने हुए, ये वेरिएबल मैंने बनाकर अपनी एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर दी कि भाई ये इनपुट बार है, इस इनपुट में जो बंदा आगे जो जो चीज़ें चेंज कर रहा है वो इन इन वेरिएबल में आ जाए। नेम है, ईमेल है, स्काइप है, फ़ोन है, मैसेज। और जैसे ही वो इस गेट एस्टीमेट पर क्लिक करे, एक स्पेसिफिक काम करो, और वो स्पेसिफिक काम क्या है, वहाँ से वो सारा डाटा उठाओ और मेरी इस जीमेल पर ला के सेंड करो। मेरा जो भी था, फ़ोन नंबर आ गया, टेस्टिंग माई ऑन वेब जो मैसेज लिखा था वो आ गया, नेम आ गया और जीमेल आ गया। स्काइप मेंशन नहीं किया था, स्काइप एम्प्टी आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो डाटा रैम में स्टोर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने एज अ डेवलपर वो वाला सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उसके पीछे वेरिएबल्स बना दी। अब वो हार्ड में आगे कब स्टोर हुआ? जब मैंने वो बटन दबाया, एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ, बटन दबाया, किसी ने फाइल सेव की, स्क्रॉल डाउन हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कि इस इवेंट पर ये काम होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू